बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 20 आज स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो आज हमने करना था वो था आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका जो इर्रेगुलर शेप वाला हो, जिसकी शेप यूनिफॉर्म ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, एक जैसी ना हो, इर्रेगुलर हो, इस तरह से जिस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट की फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी और कैसे फाइंड की जाएगी, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने आपसे कुछ डिस्कस की थी, एक दो चीज़ें, वो मेरे को खुद से भी क्लियर कर देता हूँ। वैसे मेरे को कहा था गूगल कर लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बताया था तकरीबन ये एक ही जैसी चीज़ें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर आपको बताया था कि अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे लिख दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपके पास फर्स्ट लिंक है और ये आपके पास सेकंड लिंक है। तो इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक। इसको आप यहाँ से डिटेल से देखें, डिस्कस करें, इसको चेक करें कि इसमें ये क्या डिस्कस कर रहा है। मेनली इसमें जो दो चीज़ें वो आपके पास ये दो पिक्चर इसने दिखाई हैं क्लियर करने के लिए। दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास ये नहीं कि किसी जगह ज़्यादा है किसी जगह कम है। जिस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट जो देखा था उसमें एक तरफ भारी मास था, एक तरफ का लाइटर मास था, इस तरह की चीज़ नहीं है। इसका मास हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके नंबर ऑफ एटम्स हर एरिया वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। इसके मास की जगह ज़्यादा किसी जगह कम नहीं है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली मिडल में ही होगा। अब जो दूसरी चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसने ये बात डिस्कस की है कि ये एक लेट सपोज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतना हाइट वाली चीज़ है या जो भी है कि इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक जैसी नहीं है, नीचे कम है और हाइट पे जाते जाते ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल में तो क्या है, ग्रेविटी का सेंटर, कि उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर कहाँ होगा। तो उस वजह से ग्रेविटेशनल सेंटर कहाँ पर होगा, जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसके करीब होगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट पे ग्रेविटी, राइट पे ग्रेविटी, अपर ग्रेविटी, लोअर ग्रेविटी, उसके हर तरफ इक्वल वे में ग्रेविटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। तो इस वजह से अगर उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, जो नॉर्मली होता नहीं है, तो या तो ये कि बहुत ही हाइट वाली चीज़ हो, तो फिर तो उस सूरत में ये हो सकता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वाली जगह पर ना हो, बल्कि उस साइड पर होगा जहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है। अदरवाइज जो है वो ये दोनों एक ही होंगे। बाकी अब इसको डिटेल से देखेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको चीज़ कि ये दोनों चीज़ें सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मली इक्वल होती हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास का मतलब मास का सेंटर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जहाँ ग्रेविटी सेंट्रलाइज हो रही होती है। तो ये आपके पास चीज़ थी जिसको आपको कहा गया था कि प्रीवियस लेक्चर में आप इसको देख लीजिएगा। अब आपको मैंने लिंक भी ऊपर करके दिखा दिया, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम ऊपर देख रहे थे इस टॉपिक में कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस किए थे, ये 7 ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन एक ऐसा और ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं किया लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है कि जो ऑब्जेक्ट आपका होता है क्यूबॉइड बॉक्स जिसको कहते हैं, और उर्दू में जिसको डब्बा कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑपोजिट डायगोनल जो हैं, इस कॉर्नर के डायगोनल से उस कॉर्नर पर डायगोनल बनाएं और उस बैक वाले कॉर्नर से इस फ्रंट वाले कॉर्नर की तरफ डायगोनल बनाएं। तो जहाँ पर दो डायगोनल कट करेंगे मिडल में, वो उस क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और दूसरा इसका तरीका यही है कि आप इसको उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से आपने यहाँ पर सिलेंडर का किया था, एक ऊपर
इंटरसेक्शन और एक नीचे इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर भी ऊपर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करके, ऊपर तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो ऊपर अब इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करा के सेंटर नोट करें, नीचे भी इसी के डायगोनल इंटरसेक्ट करा के सेंटर नोट करें, और फिर नीचे वाले सेंटर को ऊपर सेंटर से कनेक्ट करें। वो लाइन एक बन जाएगी। वो लाइन जहाँ मिडल में, उस लाइन का जो मिडल पॉइंट होगा वो उस क्यूब या क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये क्यूब के जो आपको डिटेल बताइए, ये भी आपने नोट कर लेनी है उसी प्रीवियस टॉपिक के साथ। तो ये आपको इसके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये आपके लिए ये ऑनवर्ड इसकी डिस्कशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यूब की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो क्योंकि हमने इसको आगे ऑनवर्ड नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना होता है, डिटेल डिस्कस करनी होती है इसकी स्टेबिलिटी के लिहाज से, स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको हमने डिस्कस करना होता है कि क्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि बुक में डिस्कस नहीं अभी तक हुई, वो थी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट का क्या मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो ये जो इसकी नीचे वाली सरफेस है ये क्या कहलाएगी, इसकी बेस। बेस वो सरफेस होती है जिसके ऊपर और जिस सरफेस के लिहाज से ऑब्जेक्ट लाया कर रहा होता है, लेटा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर पड़ा होता है, ये इसकी बेस कहलाएगी। तो बेस से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो पॉइंट होता है, ये जितनी इसकी हाइट होगी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कहलाती है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, चाहे इसको ऐसे इस सरफेस को बेस बनाएं या इस सरफेस को बेस बनाएं या किसी भी सरफेस को आप बेस बनाएं, तो क्यों की सारी, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है, लेंथ विड्थ हाइट, तो इसलिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हर तरफ से इक्वल आएगी। लेकिन आप नोट करेंगे कि अगर लेट सपोज ये क्यूब ना होता, ये क्यूबॉइड होता, क्यूबॉइड के अंदर लेंथ विड्थ हाइट एक इतनी नहीं होती। जिस तरह से आपके पास क्लासरूम में आप व्हाइट बोर्ड को इरेज करने के लिए डस्टर यूज करते हैं, तो उस डस्टर वो क्यूबॉइड होता है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट आपको पता इक्वल नहीं होती। तो उसमें फिर आप उसको जो अगर किसी एक सरफेस को बेस बनाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट और होगी, किसी और सरफेस को आप बेस बनाएं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज हो जाती है। अगर आप उसको लटा के रखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम होगी, और अगर आप उसको खड़ा करके रखते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी उस तरह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज भी होती है। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यूब का कैसे निकाला जाता है ये आपको नोट डाउन करना है। और एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सर ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमिना। मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो ऐसा जो कि रेगुलर शेप वाला ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर अपने ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी कि एक सिंपल मेथड क्या है इस तरह के ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का। तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन आपको याद होगा, प्लम्ब लाइन आपने देखी होगी फिजिकल बैलेंस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जहाँ पर आपने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, वहाँ पर आपके पास प्लम्ब लाइन आपने देखी होगी। प्लम्ब लाइन को आपको इस्तेमाल करना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, उसके प्लेटफॉर्म को। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, फिजिकल बैलेंस उसके प्लेटफॉर्म को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है जो ब्रेक फिक्सर होते हैं जो घर की दीवारें वगैरह बनाते हैं, तो ये वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी अगर आप किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है तो हमें प्लम्ब लाइन इस्तेमाल करनी पड़ती है। अ प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, वो लेड का हो सकता है, ब्रास का होता है, लेकिन मेटल का बना होता है, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ये उसकी डेफिनेशन है प्लम्ब लाइन क्या चीज़ होती है। When the bob is suspended freely by the string, it rests along vertical direction due to its weight acting vertically downward. तो जब आप उसको फ्री कर देते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर उसका स्ट्रिंग डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करता है तो उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉब को नीचे की तरफ, मेटल बॉब को नीचे की तरफ खींचता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग भी उसके साथ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे जाएगा। तो in this state center of gravity of the bob is exactly below its point of suspension.
कि जहाँ से आपने उसको हैंग किया हुआ होता है उसके बिल्कुल बिलो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये तो खैर बॉब की वो बात हो रही है कि बॉब के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से आपने लटकाया हुआ उसके बिल्कुल बिलो होगा। लेकिन अब आपने प्लम लाइन को इस्तेमाल करके इस इरेगुलर शेप्ड थिन लेमिना शीट होती है आपकी गत्ते की शीट, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड करना चाहते हैं। वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी शीट है, उसका अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप क्या करेंगे, उसके अंदर 5 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर 5 लें 6 लें, अपनी मर्जी है आपकी, डिफरेंट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप वहाँ पर होल करेंगे। लेट्स सपोज इसने किया हुआ ए पे किया है, बी पे किया है, सी पे किया है। ए पे होल कर दें, उसको वॉल के साथ लटका दें थिन लेमिनेट शीट को, और उसी ए वाले होल पे जहाँ पर आपने नेल लगाई है, कील लगाई है, उसके साथ प्लम लाइन को भी लटका दें। लटकाएंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्ट्रेट जाएगी। उसके साथ ही जहाँ पर जो उसकी लाइन होगी ना, उसके थ्रेड की, स्ट्रिंग की, धागे की, उसकी लाइन के अलोंग आपने पेंसिल से लाइन लगा देनी है, या आप उस धागे को ही जो है वो किसी इंक पॉट में से डिप कर लें, तो फिर उसके साथ खुद ब खुद उसकी धागे की बैक साइड के ऊपर उसके साथ लाइन लग जाएगी। फिर आप उसको वहाँ से प्लम लाइन को उतार लें और उसको नेल को भी उतार लें, और क्या कहते हैं, या उसको नेल को लगा रहने दें और उसको होल में से कार्डबोर्ड को बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद आप उसको बी वाले होल को उसी नेल वाली पॉइंट के ऊपर फिक्स करें, लटकाएं उसको, और फिर वहाँ से दोबारा प्लम लाइन लगाएंगे। फिर जब प्लम लाइन लगाएंगे तो फिर एक और लाइन उसके ऊपर ड्रॉ होगी। इसी के से सी वाले होल को भी आप उसी पहले वाले पॉइंट पे जहाँ पर आपने नेल लगाई हुई थी उस जगह पर आप उसको जो है वो हैंग कर दें, लटका दें कार्डबोर्ड को, थिन लेमिनेट शीट को, और फिर उसके साथ प्लम लाइन लगा दें। फिर वहाँ पर प्लम लाइन जो है वो का जो धागा होगा वो अपनी एक और लाइन जो है वो उसके ऊपर कार्डबोर्ड पर लगा देगा। तो ये सारी लाइंस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक ही पॉइंट से पास होंगी, और वो पॉइंट उस थिन लेमिनेट शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कि आप उसको फिर बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि आप उसको वहाँ से अगर उठाएंगे उस पॉइंट से तो वो इजीली वहाँ पर ना लेफ्ट झुकेगी ना राइट झुकेगी, इजीली आप वहाँ से उसको होल्ड कर सकते हैं। ये उसका मेथड था सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का, इस तरह की इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड या थिन लेमिनेट शीट का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, कि जिसमें आपको बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें अपने ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, आगे जो आगे एक्सपेरिमेंट है डायग्राम में भी अपने लिखना है। तो खैर इस टाइप का कि आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा जो है वो सर पाँव बचाइएगा। अच्छा, तो कपल आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है कपल, और ये खैर ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन कपल। इसके अंदर आपने 2 चीज़ें लिखनी है, एक इसकी डेफिनेशन और दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने बल्कि आप 3 इसकी जो है वो हेडिंग्स बनाएंगे, एक इसकी डेफिनेशन, एक एग्जांपल्स और तीसरा एक्सप्लेनेशन। अब डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है, ये आपके सामने पिंक कलर की लिखी हुई है, और एग्जांपल्स कहाँ पर है, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसकी एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन किधर है, ये डेफिनेशन के बाद जितना भी लिखा हुआ है ये ऑनवर्ड्स, ये आपके पास ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये यहाँ पर टॉपिक एंड हो जाता है इक्विलिब्रियम से पहले। अब हमने आज देखने हैं कपल क्या होता है। तो कपल होता है, कपल कहते हैं 2 चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं ना तो वो कपल कहलाती हैं। तो जब 2 ऑपोजिट डायरेक्शन के एक ही डायरेक्शन के टॉर्क एक ही बॉडी पर एक्ट करने लग जाते हैं तो वो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में फिर क्या क्रिएट हो जाता है, कपल। एक ही बॉडी पर एक ही पॉइंट पर 2 एक ही डायरेक्शन में एक्ट होने वाले टॉर्क क्या क्रिएट कर देते हैं, कपल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? अगर आपको टॉपिक चैप्टर 4 का बिल्कुल जो स्टार्टिंग टॉपिक हमने पढ़ा था लाइक पैरेलल फोर्सेस, दूसरा था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर 2 केसेस थे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन और एक्टिंग नॉट अलोंग अ सेम लाइन। जो उसका दूसरा केस था एक्टिंग नॉट अलोंग अ सेम लाइन, उसमें हमने इसको डिटेल, उस टाइम मैंने आपको एक बात बता दी थी, वहाँ पे लिखी हुई भी थी
कि ये जो फोर्सेज होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग नॉट अलोंग अ सेम लाइन, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने लग जाती हैं या रोटेट करने के काबिल होती हैं। और ये दो फोर्सेज होती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग नॉट अलोंग अ सेम लाइन, जो ऑब्जेक्ट के अंदर कपल क्रिएट करती हैं और कपल से फिर ऑब्जेक्ट घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, कि दो ऐसी फोर्सेज जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हों, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो एक्ट कर रही हों किसी बॉडी पे बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो इसकी मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने वो चैप्टर 4 की जो स्टार्टिंग डायग्राम है नॉट अलोंग द सेम लाइन, वो आपकी डायग्राम आपके सामने होनी चाहिए। आप बेशक उसको ओपन करके देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर नज़र आएगा जो बात यहाँ पर लिखी हुई डेफिनेशन। तो कपल इस तरह की अनलाइक पैरेलल फोर्सेज नॉट अलोंग द सेम लाइन से बनता है। एग्जांपल क्या है? व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल ही अप्लाइज फोर्सेज दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क, वो दो फोर्सेज अप्लाई करता है, एक लेफ्ट और एक राइट, जिससे टॉर्क क्रिएट होता है। लेकिन अब ये सिंगल टॉर्क नहीं है, एक लेफ्ट पे टॉर्क क्रिएट होता है और एक राइट पे टॉर्क क्रिएट होता है। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, इससे जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो टर्न होने लग जाता है। These forces act on opposite sides of the steering wheel, ये दो फोर्सेज स्टीयरिंग व्हील के ऑपोजिट साइड पर एक्ट होती हैं, एक लेफ्ट पर तो दूसरी राइट साइड पर, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट। एक डाउनवर्ड एक्ट हो रही होती है तो दूसरी अपवर्ड एक्ट हो रही होती है। एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। These two forces form a couple, तो ये स्टीयरिंग वाली जो एग्जांपल है ये क्या होता है, इसमें कपल आ जाता है। तो ये एग्जांपल है कपल की, कि जब इस तरह से दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हों जो एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट हो रही हों, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जिस तरह से स्टीयरिंग के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसके अंदर कपल क्रिएट हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन को क्लियरली देखते हैं हम अब। अ डबल आर्म स्पैनर, डबल आर्म स्पैनर हम यूज करते हैं कब? जब हमारी गाड़ी का टायर खुदा न खास्ता पंक्चर हो जाता है। अच्छा, तो लाजमी होता है गाड़ी का टायर फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसके नट ओपन करने पड़ते हैं। तो उसको नट ओपन करने के लिए डबल आर्म स्पैनर हम यूज करते हैं। A double arm spanner is used to open a nut. Equal forces of magnitude F. अगर आपने अब ये डायग्राम है, ये पिक्चर डायग्राम है, लेकिन इसके ऊपर ही सारी लेबलिंग हुई है, इसलिए अपने बहुत गौर से इसको देखना है। इस पे एक फोर्सेज आपके पास यहाँ पर F है और दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर भी F है, इसलिए उसे मेंशन किया है। इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F आर अप्लाइड ऑन एंड्स A एंड B। ये A वाला एंड है राइट वाला और B लेफ्ट वाला एंड है, दोनों पर इक्वल फोर्सेज F जो है वो एक्ट हो रही हैं और दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। और O जो है वो उसका सेंटर पॉइंट है, आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, यहाँ पर O मेंशन हुआ है। अच्छा, दीज फोर्सेज फॉर्म अ कपल, ये दोनों फोर्सेज अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, नॉट अलोंग अ सेम लाइन, इनसे दो टॉर्क क्रिएट होंगे, ठीक है। तो these forces form a couple that turns the spanner about point O, इससे एक कपल क्रिएट होगा और कहाँ पर? अबाउट पॉइंट O। The torques produced by both these forces of couple have same direction। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दोनों टॉर्क या क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो अगर आप लेट सपोज ए वाले टॉर्क को देखें तो ये घड़ी जिस तरह से चलती है बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इसलिए ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, और बी वाला भी उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा है। और लेट सपोज अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते, फोर्स लेते, लेट सपोज आप नट को टाइट करना चाह रहे थे, तो ये आपके राइट वाली फोर्स जो है ए वाली ये नीचे की तरफ होती है और बी वाली फोर्स आपकी ऊपर की तरफ जा रही होती। तो इस सूरत में फिर आपकी तब भी दोनों टॉर्क आपके क्लॉकवाइज होने थे। मतलब जब कपल क्रिएट होता है तो दोनों टॉर्क या क्लॉकवाइज होते हैं या दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेज ऑफ कपल हैव द सेम डायरेक्शन। ये जो आपके पास कपल टॉर्क प्रोड्यूस होगा, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेज ऑफ अ कपल हैव द सेम डायरेक्शन, उन दोनों की डायरेक्शन, दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम होगी। इसलिए टोटल टॉर्क आपको निकालने के लिए
आपको दोनों टार्क्स ऐड करने होंगे। जो राइट पे टार्क आ रहा था आपका वो क्या था कि वो टार्क का फॉर्मूला F इंटू एल होता है, तो जो राइट पे फोर्स लग रही है वो F है, और L क्या होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस, वो क्या था A वाला पॉइंट। तो OA जो है वो राइट वाले टार्क का मोमेंट आर्म है, OA जो है L को जो रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट वाला जो टार्क है वो आपके पास आएगा F इंटू एल, और F इंटू एल के बाद फिर आप उसको लिखेंगे F इंटू OA। जो लेफ्ट वाला टार्क है वो आपके पास आएगा F इंटू एल, और उसमें फिर आप L की जगह पर OB लिखेंगे। तो इसलिए लेफ्ट वाला टोटल टार्क हो जाएगा F इंटू OB, और राइट वाला टोटल टार्क हो जाएगा F इंटू OA। इन दोनों टार्क्स को आप ऐड करेंगे, इसलिए दरमियान में आप क्या लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। तो और फिर आपके पास ये दो टर्म्स बन जाएंगी, एक प्लस के लेफ्ट पे एक प्लस के राइट, दोनों में F कॉमन आ जाएगा, F कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा OA प्लस OB। और OA जो राइट का डिस्टेंस है और OB जो लेफ्ट का डिस्टेंस है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाता है, जितना A से B का डिस्टेंस है। इसलिए आप OA प्लस OB को ऑब्वियसली फिर AB लिखेंगे। इसका मतलब है जो टॉर्क ऑफ द कपल होता है, मतलब दो टॉर्क जो होते हैं उसको फिर हम टॉर्क ऑफ द कपल कहते हैं। तो उसको सिंपल कपल भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है, टॉर्क ऑफ द कपल। तो ये आपके पास किस तरह से निकलता है, इसमें आपके पास आता है F मल्टीप्लाई बाय AB, मतलब इसमें भी आपके पास फोर्स ही मल्टीप्लाई होती है, टॉर्क के फार्मूले में फोर्स ही मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो वहां पर जो डिस्टेंस था वो था सेंटर पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस आप इस्तेमाल करेंगे ये डिस्टेंस होगा एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से दूसरी लाइन ऑफ एक्शन तक के फोर्स तक का जो बीच में फासला होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये इसमें मेन डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए। अब आगे इसी फॉर्मूले को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो अबव इक्वेशन है, आप लाजमत अबव इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 4.8 जो नहीं लिखेंगे। अबव इक्वेशन गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ फोर्स F एंड F सेपरेटेड बाय डिस्टेंस AB, कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये उस टॉर्क के बारे में हमें बता रही है जो प्रोड्यूस हो रहा है कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस कौन सी हैं, F एंड F, दो F वाली फोर्सेस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस AB, और दोनों फोर्सेस F के बीच में डिस्टेंस कितना था, AB था। ये उसका टॉर्क जो ऊपर वाली इक्वेशन में दिखाया गया है। द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ये जो अब टॉर्क ऑफ कपल है ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, कि इसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें से एक चीज क्या है, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, कि इनमें से जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसमें एक चीज क्या है, जो दो फोर्स एक्ट कर रही थी उनमें से आप एक ही फोर्स लिखेंगे F, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, एंड दूसरी चीज जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो क्या थी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना उन दो फोर्सेस के बीच में फासला था वो चीज भी आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये लास्ट लाइन आपको दोबारा देख लें, द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ कौन सी चीजें दो मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस नहीं लिखी हुई, 2F नहीं लिखा हुआ, खाली F लिखा है। वन ऑफ द टू फोर्सेस, एक वन ऑफ द टू फोर्सेस मल्टीप्लाई हो रही है, और दूसरी चीज क्या मल्टीप्लाई हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला रिप्रेजेंट होता है। अब इसके साथ आपके पास एक न्यूमेरिकल है, वो आपने कर लेना है, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.6 था। तो इसके अंदर भी ये दिया हुआ है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। तो ये तो उसका जस्ट रेडियस है जो सेंटर से डिस्टेंस है। तो आपने तो सेंटर से डिस्टेंस थोड़ा ही देखना होता है, आपने तो डायमीटर को इस्तेमाल करना होता है। तो ये 16 सेंटीमीटर बाद में जब पूरा आप डिस्टेंस यूज करेंगे तो AB वाला, तो वो फिर आपके पास 16 + 16 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.32 मीटर बनेगा। ये आपका डिस्टेंस होगा AB वाला। तो और फोर्स आपको दी हुई है, तो जस्ट आपने फिर
0.32 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 16 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर वर्क लिखना है, सोल्यूशन डाटा लिखना है, फिर व्हाट टू सॉल्व लिखना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन गेटिंग देनी है, फिर फार्मूला लिखना है प्रॉपर तरीके से, यूनिट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लिख के अपने को करना है। तो अब आपके पास सिर्फ दो न्यूमेरिकल रह गए, 4.7 और 4.8। इनको हम नेक्स्ट टॉपिक जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक जितना हो चुका है आपने ये सब कुछ लिखना है, आपके क्वेश्चन साथ साथ लिखवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका काम हो चुका हुआ है, इसको आप नोट करें, और एक न्यूमेरिकल नंबर 4.6 को भी आपने सॉल्व कर लेना है। तो अभी तक जितना हो गया ये आपका लेक्चर नंबर 20 था, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बस।